आसिफ जट साहब, पॉडकास्टर बनने का ख्याल कैसे आया? पॉडकास्ट मेहरबानी है हमारे दोस्त हाफिज अहमद साहब की। जट्टों के बारे में कहा जाता है कि पढ़ते पढ़ते कोई नहीं है, बड़े डाडे होंगे ने। पूरी तरह आपकी बात को निगलेक्ट भी नहीं किया जा सकता, इत्तेफाक भी इससे नहीं किया जा सकता। कुछ टॉपिक्स थोड़े कंट्रोवर्शियल एंड बोल्ड होते हैं, उन पर बात करना कितना मुश्किल लगता है। और अज़दवाजी रिश्तों पर बात जी। करें तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, वो बैठे, वो उस पर बात करें, मैं तो उस पर नहीं बात करूंगा। आपने इंटरव्यू किया परवीन साहिबा का, जो कि काम वाली बाई थी। ये अल्लाह ताला की अता है कि अल्लाह ने मुझे ये आइडिया दिया कि क्यों ना हम ऐसे किसी इंसान की पॉडकास्ट करें जो माशरे का एक बड़ा निगलेक्टेड पोर्शन है। वो सोशल मीडिया का दौर है, आप एक सवाल पूछते हैं, उसकी कोई कंट्रोवर्सी बन जाती है। द बेस्ट वे टू हैंडल ए कंट्रोवर्सी इज नॉट टू हैंडल इट एट ऑल। वाह वाह वाह। आप इंटरव्यू कर रहे थे चाहत फतेह अली खान साहब का। पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैंने उन्हें ये कह दिया कि चाहत साहब, आया तो था मैं आपको जलील करने, पर मैं आपका फ़ैन बन चुका हूँ सर। 3 पर्सनैलिटीज़ आपके पास, आपने उनमें से एक को चूज़ करना है। इमरान खान, सेकंड नवाज शरीफ, थर्ड आसिफ अली जरदारी। ऑब्वियसली इमरान खान। कुछ पर्सनैलिटीज़ को कभी भी पॉडकास्ट में नहीं आना चाहिए। वो कौन सी पर्सनालिटीज़ हैं? इज़्ज़तदार लोग। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, आसिफ जट साहब, जो कि एक बहुत ही नोन जर्नलिस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और रेडियो ब्रॉडकास्टर भी रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में? आजकल ज़िंदगी में नए नए रंग देख रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रंग इतने तेज़ हैं कि हम तो कहीं फीके पड़ जाते हैं। फीके पड़ जाते हैं। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, पॉडकास्टर बनने का ख्याल कैसे आया? कैसे सोचा कि मैं जर्नलिस्ट बन जाऊं या मैं मीडिया में आ जाऊं और फिर मैं पॉडकास्ट करूं? पॉडकास्टर तो मैं नहीं बनना चाहता था, अच्छा। और ना ही मैं मीडिया में आना चाहता था। पॉडकास्ट मेहरबानी है हमारे दोस्त हाफिज अहमद साहब की। अच्छा। अब तो खैर हमें छोड़ गए हैं इस मैदान में, खुद हाँ जी, अमेरिका भागे हैं। बिल्कुल। भागे हैं, ऐसे मुराद ये है कि वो वो आप उधर अच्छा खुश हैं वहाँ पे। तो settled वो हैं। मुझे कहते थे कि आसिफ भाई, आप अच्छा अंदाज है, आप सवाल अच्छे पूछते हैं, तो आप किया करें पॉडकास्ट। एंड इनफैक्ट मेरी पहली पॉडकास्ट भी उन्हीं के स्टूडियो में यहाँ पे रिकॉर्ड हुई, उन्होंने ही गेस्ट भी अरेंज करके दिया। ही वाज काइंड एनफ। तो पॉडकास्ट तो ऐसे शुरू हुई थी, और सोशल मीडिया पर आना या मीडिया पर आना ये भी एक्सीडेंटली था, क्योंकि मैं इस फील्ड में आना नहीं चाहता था। बेसिकली मुझे शौक था मौसीकी का, मैं चाहता था मैं कोई सिंगर बनूं, और मैंने कह लें 20 साल 25 साल तो ज़िंदगी के इस सपने में गुजारे कि मैं सिंगर बनूंगा एक दिन। तो एक दिन वो मौका आया कि मुझे रेडियो पे बुलाया गया, और मैं पहली गेस्ट अपीयरेंस थी, और वहाँ पे मुझे गाना गाना था और उन्हें परफॉर्म करके दिखाना था। और वो एक जैसे एक प्रोग्राम होता है, उसमें गेस्ट होते हैं, तो मैंने गाना भी गाया, फिर सवाल जवाब भी होते हैं। तो एंड ऑफ द प्रोग्राम वो मुझे कहते हैं कि गाना तो आप ठीक गाते हैं, लेकिन बातें अच्छी करते हैं, आप हमें रेडियो जॉकी क्यों नहीं ज्वाइन करते? तो मैंने उस वक्त अंदाज़ा लगाया कि इन्होंने बड़ी ही मुहज़्ज़बाना अंदाज में मेरी बेइज्जती की है गाने की। तो फिर मैंने एज ए रेडियो जॉकी ज्वाइन किया। वक्त के साथ साथ पता चला कि बहुत सारी डायमेंशंस हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। एक ही चीज़ के ऊपर रिजिड हो जाना, स्टक हो जाना, स्टैटिक हो जाना, ये दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त नहीं है। अच्छा, आपने रेडियो जॉकी की बात की। रेडियो जॉकी बनना हमें लगता है ये आसान है भाई, कोई भी, लेकिन ये सबसे मुश्किल मीडिया में। वाई? बिकॉज आपने अपने आवाज़ के ज़रिए सब एक्सप्रेशंस देने हैं। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट था जब उन्होंने कहा आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं। और रेडियो में जो लोग आते हैं ना, रेडियो से आगाज़ करते हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, उनकी आवाज़ की पिच बहुत अच्छी होती है, उनकी आवाज़ में एक बेस होती है, उतार चढ़ाव। तो ये तो बड़ा इसका प्रिविलेज, आपको फ़ायदा बड़ा हुआ होगा, है ऐसा? बहुत फ़ायदा हुआ। देखें, सबसे पहली चीज़ ये कि एक रेडियो एक ऐसा स्टूडियो जिसके बाहर एक छोटा सा शीशा है, और आपने बाहर से देखना है प्रेजेंटर जो है वो प्रोग्राम कर रहा है। अब उसकी एक दुनिया है वर्चुअल, वो 2 घंटे के लिए लोगों के साथ दुख भी बांटता है, सुख भी बांटता है, बहुत सारी बात। और ऐसे एरियाज़ को वो टारगेट करते हैं, रूरल को, जहाँ पे टेलीविज़न नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, तो वो लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं। अच्छा, अब हम सिर्फ उस खिड़की से देख सकते हैं उसे, अंदर कदम भी नहीं रख सकते। आपके साथ सारे कोलीग जो हैं इस वक्त, आपके स्टूडियो की एक्सेस उनके पास है, हमारे पास एक्सेस नहीं थी। हमारा काम सारा दिन बैठ के वाइट पेपर के ऊपर स्क्रिप्ट लिखना होता था, और मुनफरिद लिखना होता था, और हमसे लिखवा लिखवा के वो जो सीनियर होते थे वो खुद प्रोग्राम करते रहते थे। अब उन सीनियर्स का क्या बन रहा है फिर? अब पता नहीं क्या बन रहा है। तो हम फिर ऐसे करते थे। उसके बाद जब
पहली दफ़ा अंदर दाखिल होने की इजाज़त मिली तो वो ये इजाज़त मिली कि आप ऑब्ज़र्व करें कि ये कैसे बोलते हैं। अच्छा। फिर जो पहली दफ़ा हमें ऑन एयर होने का मौका मिला वो सिर्फ 1 मिनट का चंक था। रियली? इतना तरसा कर जब वो आपको माइक देते हैं तो आपके अंदर जिम्मेदारी का एहसास बहुत बढ़ जाता है। अल्फाज की अदायगी जो है वो उस पर बड़ा फोकस किया जाता है। हम झटके से लोग हैं, उर्दू हमारे पास से भी नहीं गुजरती, लेकिन उनकी ये कोशिश होती है कि आप जो हैं जो भी बोलें वो दुरुस्त तरीके से बोलें। तो रेडियो ने बड़ा कुछ सिखाया जो उसने बड़ा फ़ायदा दिया। बड़ा फ़ायदा। जट साहब, जट बरादरी, वैसे तो मैं कास्ट पे बात ज़्यादा करती नहीं हूँ, हर कास्ट के बारे में एक परसेप्शन होता है, हमने वैसे ही बनाया होता है यार पठान जो है वो उतना ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करते हैं। मैं खुद खैर पठान हूँ इसलिए मैंने पहले पठानों की बात की है। और वो शेखों पे कोई लतीफ़े बने हुए हैं, बड़े कंजूस होते हैं, ठीक है। जट के बारे में, जट्टों के बारे में कहा जाता है कि पढ़ते पढ़ते कोई नहीं है, बड़े डाडे होंदे ने, ज़मीना होंदियां ने, कार बह के बस वो ज़मीना दी ओके कमाई खांदे ने। एंड जी देखें, पूरी तरह आपकी बात को निगलेक्ट भी नहीं किया जा सकता, इत्तफाक भी इससे नहीं किया जा सकता। अच्छा। द रीज़न बिहाइंड इज़ के देखें जो भी कबीले हैं, चाहे वो पठान कम्युनिटी हों, जट हों, गुज्जर हों, राजपूत हों, बड़ी मैं समझता हूँ कि आला कौमें हैं ये सब। इनके जो कबीले हैं वहाँ पे फिर आपको पता है कि ज़मींदारा जो है वो सर्वाइवल है उनका। वो ज़मीन बेचते हैं, वो अनाज उगाते हैं, वो उसी को बेचते हैं, उसी को खाते हैं, ये उनका सिस्टम है। तालीम की रोशनी वहाँ तक पहुँचती नहीं, जिसकी वजह से ये जो रिजिड बिहेवियर है, आप समझते हैं कि सोसाइटी के अंदर थोड़ी सख्ती उनके नाम को लेकर पाई जाती है। ये इस वजह से होती है कि वहाँ पे अभी तालीम उनके पास से गुजरी नहीं होती। आप हर वो इलाका निकाल कर देख लीजिए मेरे इस खूबसूरत पंजाब का, या तो कोई अल्लाह का वली गुजरा हो या तालीम गुजरी हो, वो दोनों इलाके संवर जाते हैं। वाह। तो कोई ऐसे इलाके ज़रूर होते हैं जहाँ पे ये दोनों चीज़ें मुयस्सर नहीं आती, तो वो फिर लोग थोड़े से रिजिड होते हैं। लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा है कि हमारे चाहे पठान भाई हैं, उन्होंने भी जब तालीम हासिल की, जब एक्सपोजर मिला, तो वो बेहतरीन शक्ल में हमें सामने नज़र। इसी तरह जट हैं, इसी तरह गुजर हैं, राजपूत हैं, हमारे कश्मीरी भाई हैं, ये सब बरादरियाँ जब जब तालीम जिसने हासिल की है, ज़ाहिर है उसका एक्सपोजर बड़ा है, और ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने हिजरत की है शहरों की तरफ, फिर भी आपका एक्सपोजर बढ़ता है, तो फिर बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं जी लोगों के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, आप पॉडकास्ट जो करते हैं बड़े एजुकेशनल होते हैं, इंसाइटफुल डिस्कशंस होती हैं जी। मैं आपका भी देख रही थी, जिस पॉडकास्ट में आप एज गेस्ट गए हुए थे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, और बड़े डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। आप कल्चर पे करते हैं, रिलीजन एंड साइंस को भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करते हैं। कुछ टॉपिक्स थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल एंड बोल्ड होते हैं जी, उन पर बात करना कितना मुश्किल लगता है, और फिर कितनी बार सोचते हैं कि ये क्या हम फैमिली के साथ बैठ के ये उस तरह से देखा जा सकता है, बाप और बेटी बैठ के ये पॉडकास्ट देख सकते हैं, ऑल्दो उनका पर्पस एजुकेशन होता है। जी जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं जी। जब हम खुद तनकीद करते हैं गलीज़ कंटेंट बनाने वालों को या ऐसे लोगों को जो नामुनासिब कंटेंट बनाते हैं, तो बतौर ज़िम्मेदार कंटेंट क्रिएटर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम खुद भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाएं, चाहे वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हो, लेकिन अगर बोल्ड गुफ्तगू है तो फिर उसमें हम डिस्क्लेमर ज़रूर देते हैं कि ये आप जो है मैच्योर ऑडियंस के लिए है, 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए है। क्योंकि देखें, कुछ बोल्ड टॉपिक ऐसे हैं जिन पर बात मैं समझता हूँ कि कुछ जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनको ही करनी चाहिए। मैं खुद अकेला नहीं करूँगा जी कभी भी। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कह लें कि अज़दवाजी रिश्तों पर बात करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हों, वो बैठें, वो उस पर बात करें, मैं तो उस पर नहीं बात करूँगा। लेकिन अगर सिर्फ बात करनी है मियाँ बीवी के रिश्ते पे, तो मैं और आप भी बैठ के बात कर सकते हैं। आप भी किसी की बीवी हैं, मैं किसी का शोहर हूँ, हम तो ये ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस करते हैं। तो जोड़ने की बात तो की जा सकती है, लेकिन जो बात पेचीदा है, जिस बात के अंदर आपको डर है कि लोग जो हैं उसका गलत मतलब ले सकते हैं, वो एक जिम्मेदार शख्स का है, इसका हम बहुत ख्याल रखते हैं। थंबनेल्स का चुनाव कौन करता है? अक्सर आपके थंबनेल्स भी बड़े बोल्ड होते हैं, बेशक वो एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, लोगों का उसमें से कुछ ना कुछ लोग सीख रहे होते हैं। थंबनेल क्या आप खुद सजेस्ट करते हैं, क्या एडिटर सजेस्ट करता है, कौन देखता है थंबनेल्स को? अच्छा, ये एक प्रोसेस ऐसा है कि आजकल आपको पता है एआई का दौर है, तो थंबनेल की सजेशन सबसे पहले तो एआई से ली जाती है, क्योंकि उसको ज़्यादा पता है कि क्या चीज़ वायरल होगी। लेकिन हमारा मकसद
कतन मैं आपको आपके पॉडकास्ट में ये बता रहा हूँ कि सिर्फ वायरल होना नहीं होता। सबसे पहले जब हम कोई कंटेंट करते हैं ना, तो उससे पहले हम ये सोचते हैं कि मकसद क्या है। जाहिर है पैसे भी कमाने हैं, शोहरत भी हासिल करनी है, ये सब कुछ है, लेकिन इसके अलावा मकसद क्या है। किसी का घर तो नहीं टूटेगा, शर तो नहीं फैलेगा, लोग लड़ेंगे तो नहीं। अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर ठीक है, हम इसे पोस्ट करते हैं। तो एआई से मशवरा लेना, उसके बाद हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स का उनको डिज़ाइन करना, फिर उस थंबनेल को मैंने देखना है कि क्या ये अप्रोप्रिएट है कि ये लगाया जा सकता है। आप बात करती हैं बोल्ड की, मैं तकरीबन आप कह लें कि रोज़ाना की बुनियाद पे 8 से 10 थंबनेल ऐसे ज़रूर होते होंगे जिनमें से मैं बोल्ड चीज़ें ख़त्म करवाता हूँ। और खाली बोल्ड नहीं, किसी के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाने वाली चीज़ें भी मैं, जो सनसनी एक फैलाई हाँ, जाती है, वो बहुत सारे मैंने लोग क्रिटिसाइज ये भी कर रहे होते हैं कि ये सनसनी फैलाने के लिए इस तरह के थंबनेल्स क्रिएट किए जाते हैं। सनसनी फैलाने का दौर आ चुका है, आप थंबनेल कुछ और होता है। आप कितना डिसअपॉइंट होते हैं जब कोई इसी तरह का थंबनेल देखते हैं कि जी इस वीडियो में ये क्लिक कीजिए और एंड तक देखिए, और जब आप एंड तक देखते हैं जो थंबनेल होता है वो उससे रेलेवेंट होता ही नहीं है कंटेंट, तो कितनी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि व्हाट आर वी गिविंग, हम इस नेशन को क्या दे रहे हैं सोशल मीडिया के एरा में। आप में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, या जो थर्ड पर्सन एक पॉडकास्ट कर रहा है, यूट्यूबर है, या कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है, वो इस सनसनी फैला के क्या सिर्फ व्यूज़ लेना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है? देखें, इसमें आप समझिएगा कि आप माशाल्लाह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी काम करती हैं, आप डिजिटल मीडिया पे भी काम करती हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम करती हैं, आपको रेगुलेट करने वाला इदारा मौजूद है, पैमरा। आप ना सनसनी फैला सकते हैं और ना अपनी हदूद से बाहर तजावुज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। अब सोशल मीडिया पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ऐसे लोग भी आ चुके हैं फील्ड के अंदर जिनका कोई इस फील्ड से बैकग्राउंड नहीं जोड़ता। मतलब एक भी कोई भी ऑर्डिनरी बंदा जिसके पास बड़ा ही सती सा इल्म है, उसके पास मोबाइल तो ज़रूर है और वो एक कंटेंट क्रिएटर है। आज आपके पास इस मुल्क के अंदर 25 करोड़ कंटेंट क्रिएटर तो हैं, क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस तो इतनी होंगी लोगों के पास। तो 25 करोड़ कंटेंट क्रिएटर जिम्मेदारी के साथ तो नहीं काम करेगा ना जी। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इस फील्ड के अंदर ऐसे ही हैं जिनको सिर्फ व्यूज़ चाहिए। कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं, अच्छे लोग हैं, जो कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं, जो ये भी चाहते हैं कि लोगों को कुछ अच्छा मैसेज भी जाए, लोग जुड़ें, पॉजिटिविटी की बात हो। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि ऐसे लोग सोशल मीडिया पर डिस्करेज होते हैं। मिसाल मेरी लीजिए, मैं 2016 से सोशल मीडिया के कैरियर का आगाज़ करके बैठा हूँ। आज 2026 है, मेरे एक पेज पे करीब 3.6 मिलियन फॉलोअर, एक पे 1.6 मिलियन, और को टूटे फूटे आगे पीछे और फॉलोअर्स। लेकिन मैं आपको ये यकीन से कहना चाहता हूँ, 1 साल से भी कम अरसा लगता है किसी वल्गर या ओछे कंटेंट वाले बच्चे बच्चियों को टिकटॉक के ऊपर इतने फॉलोअर्स लेने में। तो मैंने, बताइएगा, फॉलोअर्स की मद में क्या हासिल किया अपने आप को डिसेंट रखने के चक्कर में, या अगर आप उसी तनाज़र से वायरल होने के उसमें देखते हैं। तो ये जो है वायरल होने का, ये जो मैं समझता हूँ एक कीड़ा है जो आजकल बहुत ज़्यादा है लोगों को। लेकिन आप ये नहीं समझते कि जितना बड़ा आपके पास मनसब होता है उतनी बड़ी आपके पास जिम्मेदारी भी आ जाती है। क्या आप इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं? मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनके करीब 6-7 लाख फॉलोअर हैं। अच्छा। तो 5 लाख फॉलोअर्स पे उन्होंने मुझे कहा, उस्ताद जी मेरे लिए दुआ करें ना, मेरे 1 मिलियन हो जाए। मैंने कहा मैं दुआ करता हूँ कि आपके 5 लाख भी ना हो। तो कहने लगा ये कैसी दुआ है? मैंने कहा इसलिए है कि बेटा अभी आप उतने तैयार नहीं हुए कि 1 मिलियन बंदा आपको देखे। पहले अपने आप को इतना निखार लें, इतना सुधार लें कि जब 1 मिलियन बंदा आपको देखे तो वो फख्र महसूस करे किसी पर्सनालिटी के साथ। बहुत अच्छी बात की आपने। और वायरलिटी का जब हम जिक्र करते हैं, आजकल वायरल होने के लिए लोग अजीब अजीब किस्म के पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, वीडियोस भी लगा रहे हैं, मतलब वायरल होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। आपने इंटरव्यू किया परवीन साहिबा का, जो कि काम वाली बाई थी, और मैंने उनका इंटरव्यू कल देखा, बड़ा अच्छा भी मुझे लगा। और मैं ये सोच रही थी वो इंटरव्यू देखते हुए कि जहाँ हम व्यूज़ के उसमें दौड़ रहे हैं कि भाई कोई वायरल बंदा बुलाओ, व्यूज़ आएंगे, आपको ये ख्याल कैसे आया कि एक ऐसी खातून की आवाज़ बना जाए जिसकी कोई शनाख्त नहीं है, उसकी कोई वायरलिटी, पॉपुलैरिटी नहीं है, वो सोशल मीडिया का चेहरा नहीं है, मैं इन्हें बुलाऊं और इनकी आवाज़ बनूं? तो ये कितना मुश्किल होता है इस तरह के गेस्ट को बुला के स्पेस देना और उनकी आवाज़ बनना व्यूज़ की दुनिया में, व्यूज़ की दौड़ में, जहाँ हर किसी को व्यूज़ चाहिए। नहीं, व्यूज़ भी बड़े अच्छे हैं उस पे व्यूज़ भी अच्छे थे वैसे। हाँ, मैं भी अब वो परवीन का नंबर सोच रही हूँ आपसे ले ही लूँ। परवीन पता नहीं अब अवेलेबल है या नहीं, ऑफ द कैमरा उस पे बात ढूंढा परवीन को? मैं बताता हूँ। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है।
जब एक दूसरे को देखकर हम काम शुरू कर देते हैं, मैं इसलिए पॉडकास्ट कर रहा हूँ कि हाफिज़ अहमद साहब बड़ी अच्छी करते हैं, मैं इसलिए पॉडकास्ट करना चाहता हूँ क्योंकि जो हमारे नादिर भाई हैं वो बड़ी अच्छी पॉडकास्ट, तो अगर मेरा यही मकसद है तो मैं एक कॉपी कैट हूँ, मैं क्रिएटर नहीं। फिर मेरे कंटेंट के अंदर बहुत सिमिलैरिटीज़ होंगी और उसमें कोई नई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं एक जेन्युइन क्रिएटर हूँ तो फिर मेरा रब मुझे तख़य्युल देगा, मेरा रब मुझे अता करेगा कोई आइडिया। ये अल्लाह ताला की अता है कि अल्लाह ने मुझे ये आइडिया दिया कि क्यों ना हम ऐसे किसी इंसान की पॉडकास्ट करें जो माशरे का एक बड़ा निगलेक्टेड पोर्शन है। हमने परवीन से रिक्वेस्ट की, परवीन के वालिद को हमने पैसे भी दिए थोड़े बहुत, हमने कहा कि हम इस बच्ची का इंटरव्यू करना चाहते हैं और हम अब ज़ाहिर है उसके एवज़ आपको कुछ पैसे भी देना चाहेंगे। तो उन्होंने बड़ी उसको वेलकम किया। परवीन बैठी। परवीन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो आपके और मेरे गेस्ट होते हैं उनसे बाकमाल बच्ची थी। उसने क्या क्या बातें की, क्या क्या हमें चीज़ें बताई। अब ये देखें कि डर क्यों है आपको नया एक्सपीरियंस करने में, आपको सिर्फ वायरल शख्सियत ही क्यों चाहिए? Why not something out of the box? ये आपका मकसद दिखाता है कि आपको सिर्फ वायरल होना है, आपको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना, आपको सिर्फ वायरल होना है, व्यूज लेने हैं, मंथली पे आउट बनाना है, पैसे जेब में डालने हैं, जिंदगी गुजारनी है, एंड दैट्स फाइन। कोई भी इंसान अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारने के लिए सब यही तो करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नस्लें भी आपको याद रखें, आपका नाम बने, आप कहीं रुकें, लोग आपकी इज्जत करें, तो उस इज्जत को कमाने के लिए इज्जत वाला काम करना पड़ेगा। और वो काम ये है कि इस माशरे की आवाज़ बनना। उसके लिए डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट चीज़ें हम भी कोशिश करते रहते हैं। आपको भी माशाल्लाह मैं देखता हूँ, आप भी माशाल्लाह करती हैं। बहुत सारे और लोग हैं। क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा आता है, बैकलैश भी आता है, मैं तो खुद भी फेस करती रहती हूँ। आई ट्राई कि मैं किसी की दिल आज़ारी ना हो, लेकिन अगैन वो सोशल मीडिया का दौर है। आप एक सवाल पूछते हैं, उसकी कोई कंट्रोवर्सी बन जाती है, किसने कोई ऐसी बात कर दी, उसकी कंट्रोवर्सी बन गई, तो वो मुश्किल होता है। बीइंग अ वुमेन मुझे लगता है उसको हैंडल करना, उस कंट्रोवर्सी को, जहाँ आपकी फैमिली भी है, रिस्पेक्ट भी है, आपका कैरेक्टर भी है, और फिर एआई का दौर भी है, आपको डर भी लगता है कि यार आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग है ये, जहाँ पे फैमिली को भी सिक्योर करना है, कंट्रोवर्सी से भी बचना है, गालियों से भी बचना है, उन अलकबात से भी बचना है। मुश्किल लगता है, कभी कभी लगता है कि यार ये कितने हाथ पा बैठे हैं, थोड़ा मौका देंगी फिर इस पे बात करने का। ये अब लंबी बात है क्योंकि ये सिर्फ मेरी और आपकी बात नहीं। जी प्लीज। द बेस्ट वे टू हैंडल ए कंट्रोवर्सी इज नॉट टू हैंडल इट एट ऑल। वाह वाह वाह। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि मेरा तरीक़ाकार मैं आपको समझाता हूँ। मैं इस फील्ड में आने से पहले एक मुख्तलिफ इंसान था। जिस तरह आपने वो जो जट्टों की डेफिनेशन पहले दी ना, मैं पूरे किस्म का जट होता था। तो गुस्सा मेरे अंदर बहुत था। लेकिन इस फील्ड से आने से पहले मेरे एक रूहानी उस्ताद हैं, उन्होंने ईगो के ऊपर बड़ा काम किया, यानी मेरी ईगो के ऊपर बड़ा काम किया, बड़ी मशकें कराई। तो उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म है ना, इसको हैंडल करना मैं बहुत ईजी हैंडल करता हूँ। मैं तरीक़ेकार 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक चीज़ है कि मुझसे या आपसे गैर दानिस्ता तौर पर एक गलती सरजद होती है। मिसाल के तौर पे मुझसे एक गलती हुई कि मैंने एक व्लॉग बनाया जिसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान में और इंडिया में खड़ा होकर एक ही शख्स का जनाजा पड़ा गया बॉर्डर्स पे, लेकिन वो वहाँ से जो है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर था, यहाँ पे वो आज़ाद कश्मीर था। मुझे कश्मीर कहना था, मैंने पाकिस्तान कहा। मेरे कश्मीर के भाई इतने नाराज़ हुए, उन्होंने मुझे भरपूर गालियाँ दी। अब ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये मेरी गलती है। इतना तो इंसान बने कि इस पे माफ़ी मांगे। मैंने अपने कश्मीरी भाइयों से फ़ौरन अगले ही दिन माफ़ी मांगी, और इतना बड़ा दिल, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मैंने किसी कौम का नहीं देखा कि उन्होंने ना सिर्फ मुझे माफ़ किया बल्कि दावतें की। मैं उधर जाके दावतें खा कर आया जी। एंड दे लव्ड इट कि आपने चले मान लिया ना, बात कर लिया ना, बस बात खत्म। अब एक चीज़ है जो मेरे साथ जोड़ी जा रही है लेकिन उसका मुझसे ताल्लुक नहीं, और उससे इंतशार फैल सकता है। लीव इट। ये लोग याद रखिएगा। मैं आपको मिसाल देकर बता देता हूँ। पिछले रमज़ान की बात है, थोड़ा सा पीछे आपको लेकर जाता हूँ। हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त हारिस भाई और उनकी बेगम, बहुत अच्छी डॉक्टर नबीहा, इनकी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। फिर बीच में वो कंट्रोवर्सी चलती रही, वो तब तक चलती रही जब तक हकीम साहब नहीं आ गए, वो रावलपिंडी वाले। फिर वो हकीम साहब आए, वो कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। हकीम साहब के बाद वो जंग का मामला हो गया, तो फिर वो
वो भी हकीम साहब भी, उनका मामला भी ख़त्म हो गया। तो ये कंट्रोवर्सी लोग तब तक क्रिएट करते हैं जब तक कोई और ऑप्शन नहीं आ जाता। आप रिएक्ट ना करें, ये कंट्रोवर्सी होती नहीं। अब रह गई नेगेटिव कमेंट, दे आर द ट्रू स्पार्क ऑफ योर कंटेंट। उनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। अपने क्रिटिक्स को आप कैसे छोड़ सकते हैं? उनसे तो मैं जो है तनकीद, उसी से तो अपनी तामीर कर रहा हूँ, वरना मुझे क्या पता था कि मुझे क्या बोलना है। मेरे तो तनकीद करने वालों ने मुझे बताया। तो तनकीद बराए तामीर ही है क्या जो लोग कर रहे हो? नहीं, वो तनकीद बराए तनकीद ही है, और तामीर के लिए हम उसे खुद लेंगे। आप मिसाल ले लें, आप वो नेगेटिव पॉजिटिव को समझती हैं, सॉकेट को आप प्लग इन करती हैं कोई चीज़, जब तक नेगेटिव इंटरफेस एक्टिव नहीं है आपकी लाइट नहीं जल सकती भाई। तो नेगेटिव की तो सारी गेम है, लेकिन आपने देखना यह है कि उस नेगेटिव को आप हैंडल कैसे करेंगे। कैसे करें? अब एक शख्स मुझे गाली देता है जी, मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ, उसने, और अच्छा पहले तो एक कमेंट सुने, मैं नात पढ़ रहा हूँ, गाड़ी ड्राइव हो रही है, मैं नात पढ़ रहा हूँ, और एक बंदा लिखता है कि इस मुंह के साथ नात क्यों पढ़ी? है कोई इसका जवाब? है कोई इसका जवाब? वो डॉक्टर उमर आदिल है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक दफ़ा कहा, उस मुंह ना पड़ी जितने ना तू नहीं पढ़ सके। ये डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। अच्छा, अब एक बंदा माँ की गाली देता है, माँ की गाली देता है, तो मैं उसको लिखता हूँ, मेरे भाई, माएँ तो सबकी सांझे होती हैं, अल्लाह आपकी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका साया आप पर सलामत रहे, माफ़ करो यार कोई गलती हुई। थोड़ी देर बाद वो बंदा मुझे कॉल करता है और तकरीबन रोने वाले लहजे में कहता है, आप मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हुई। ये रियल में हुआ है? यस, इट हैपेंड टू मी सो मैनी टाइम्स। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि किसी को ऐसा जवाब दिया तो उसने आगे से 2-4 और दी, तो उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर करें। आप कैसे एक बंदे से जो है वो बहस कर सकते हैं? बाज़ औक़ात मैं किसी को सबक सिखाने के लिए ये भी कह देता हूँ। एक शख्स थे, वो डॉक्टर साहब थे कोई, उन्होंने बहुत ही अच्छा, देखें, इख्तलाफ करना मेरा और आपका भी और इन सब दोस्तों का भी हक है। आप मुझसे इख्तलाफ तो करें, लेकिन मेरी माँ बहन को गालियाँ देने की ज़रूरत तो नहीं है, या मैं आपको दूँ। तो उन्होंने गाली वाला कमेंट किया, तो मैंने उन्हें उसी कमेंट में उनकी तस्वीर लगा के मैसेज किया, अगर मैं एक व्लॉग बनाऊं आपकी तस्वीर के साथ और जो सच है, और कहूं वही अल्फाज जो आपने कहे हैं, और कहूं कि ये शख्स ऐसा है, तो आपकी इज्जत किधर जाती है सर? देन ही कॉन्टेक्टेड मी एंड अपोलोजाइज्ड कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, आई एम सॉरी। पढ़ा लिखा आदमी था, समझ गया, लेकिन हर इंसान को समझाया भी नहीं जा सकता। कमेंट्स पढ़ते हैं आप वैसे? जी, मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स। गालियों वाले कोशिश करता हूँ ना ही पढ़ूँ, लेकिन अगर आप गालियों वाले भी पढ़ते रहेंगे ना, मैं इसीलिए इसमें वक्त मांगा था। आप याद रखें, इस शोबिस इंडस्ट्री के अंदर आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होते हुए देखते हैं, उनकी वजह ये फैंस भी होते हैं। आप इतनी नफ़रत भर देते हैं, रात को सोने से पहले अगर मैं 10 गालियाँ पढ़ के सोऊंगा, मुझे नींद कैसे आएगी जी? काम पे आने से पहले अगर मैं अपना फेसबुक पेज देखता हूँ और उस पर मुझे 500 लोग गालियाँ दे रहे हैं, मेरा दिन का काम कैसे अच्छा गुजरेगा जी? इसलिए ये नेगेटिव चीज़ें जो हैं, इनको इग्नोर करने के लिए मैं तो जब रात को घर जाता हूँ, 2 घंटे पहले फ़ोन रख के साइड पे कर देता हूँ, 2 घंटे बच्चों के साथ गुजारता हूँ, वो बिल्कुल मुझे काम डाउन कर देते हैं ना, इसलिए। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा भी है? जी, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा और बेटी, माशाल्लाह। आपकी वाइफ टीचर है? थी। टीचर थी, अच्छा। अब तो वो माशाल्लाह हाउसवाइफ है? हाउसवाइफ नहीं है जी, हाउसवाइफ भी हैं, उसके साथ साथ हमारे काम में बड़ा साथ देती हैं। अच्छा, ओके, शी सपोर्टिंग यू इस सब जी में? जी, वो जी मैं आप उसका बड़ा। कैसे सपोर्ट करती हैं, प्लीज़ बताइए। क्योंकि वो जॉब करती थी और शादी के शुरू में, और जब बच्चे छोटे होते हैं, अभी भी छोटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नौमौलूद बच्चों के साथ आपको पता है कि फिर काम उस तरह से नहीं हो नहीं सकता। तो उन्होंने भरपूर वक्त दिया हमारी फैमिली को, उनका शुक्रिया, उन्होंने सारा घर संभाला। अब जब चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, तो मैं एक पढ़ी लिखी, बासलाहियत, टैलेंटेड खातून जो है, उसको ज़ाया नहीं करना चाहता जी। उसकी ख्वाहिश भी है कि वो कहीं जॉब करे, तो कहीं और जो जॉब करे तो हमारे ऑफिस में हमें सपोर्ट करे। उसका हमें बहुत ही फ़ायदा है जी माशाल्लाह। कंटेंट को लिखने में, अच्छा। चीज़ों को देखने में। हमारा जो ई कॉमर्स का छोटा सा बिज़नेस है, उसके अंदर बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड है वो। सारी चीज़ें अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वो मैनेज कर रही हैं माशाल्लाह। घर में बैठ के करती हैं, 1-8 घंटा हमें ऑफिस में भी देती हैं। बहुत अल्लाह का शुक्र है। और ये मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ मुझे, तमाम जो सुनने देखने वाले हैं, आप गौर कीजिए, अगर 25 करोड़ हम पाकिस्तानी हैं, उसमें से 12-12.5 करोड़ तो ख़वातीन हैं, और 12-12.5 करोड़ इंसानों को आपने घर में सिर्फ खाने के लिए बिठाया हुआ है, जबकि उनके अंदर आपसे ज़्यादा पोटेंशियल है। तो
आप अपने अपने अकायद नज़रियात के मुताबिक अब बिल्कुल घर से बाहर ना निकालें, होम बेस्ड वर्क तो दें ना सर। उन्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा दें, उन्हें आप वेबसाइट डेवलपमेंट सिखा दें, आप वीडियो एडिटिंग सिखा दें, किसी को होम बेस्ड सर्विसेज दे दें, वो रिसर्च वर्क कर लें, कुछ भी कर लें, तो ये सारी चीज़ें वो घर में बैठ के कर सकते हैं और आपके बड़ा अच्छा हेल्पिंग हैंड हो जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा, इतने मेहमानों का इंटरव्यू किया बड़े अच्छे तरीके से, मुझे इतना अच्छा लगा। आप इंटरव्यू कर रहे थे चाहत फ़तेह अली खान साहब का और आपने उनसे कहा, शुक्र है आपको अच्छा लगा। नहीं मुझे अच्छा लगा उसमें। आप मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि आप हंस भी इतने महज़ब तरीके से रहे हैं कि आप यूं करके हंस रहे हैं कि उनको बुरा ना लगे। और आपने आप उनसे सवाल पूछे थे और आपने कहा मैं फिर से माजरत के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बार बार आप माजरत भी कर रहे थे। मेरे भी शो में आए, ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, थैंक गॉड, एंटरटेनर वो, हाँ जी, एंटरटेनर वो अच्छे हैं। वो बड़ा ऑफेंड होते हैं मैं उन्हें एंटरटेनर कहूँ तो। क्या मुझे सिंगर क्यों नहीं कहती? कैसा था एक्सपीरियंस उनके साथ? सिंगर तो मैं नहीं कहता। क्या उनके पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा? अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है और मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात हमें इंसान को परखने में गलतफहमी होती है। हम इतने ही काबिल हैं। जी जी। हम क्या कर सकते हैं। मैं क्योंकि चाहत साहब को बिल्कुल फॉलो करता था उनके कंटेंट से, और उनके कंटेंट को देख के आपको यही लगता है कि एक और ऐसा शख्स आ चुका है जो बस वल्गैरिटी करना चाहता है। तो आप देखें तो उनके कंटेंट में ऐसी चीज़ें, हाँ, लिरिक्स तो बहुत ज़ूमानी चीज़ें होती। तो मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट हैं जिसके लिए हमने लोगों को पैसे दिए। आप जानती हैं इस इंडस्ट्री के अंदर फेवर्स में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से पॉडकास्ट होते हैं, तो पैसे देने या लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदर देन दैट कि कोई बहुत ही कमर्शियल एक्टिविटी हो और कोई ऐसा प्रमोशनल कंटेंट हो तो पैसों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन चाहत साहब को मैंने स्पेशली पैसे दिए टू पॉडकास्ट में। पहली पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ, मैं समझना क्यों इसलिए दिए कि मैं जाके इस बंदे को ना बस यानी अल्फाज से मुक्के मारूंगा और अपने जुमलों से ऐसे वो ठुड्डे मारूंगा और इनको गिरा दूंगा और मैं तो इनको देखें आज एक्सपोज करने जा रहा हूँ। दैट वाज माय मिशन द मोमेंट आई एंटर्ड हिज हाउस। पहला कदम, और जट साहब चित्त हो गए। जट साहब चित्त हो गए एम्बियंस से। जी, एक एक चीज़ ऐसे नफासत से रखी हुई थी जैसे किसी महलों के शहजादे का घर हो। छोटा सा घर और अंदरून में गाड़ी नहीं जाती थी, वो गाड़ी वहां पे नहीं जाती थी। छोटा सा घर, बाहर से टूटा फूटा, अंदर से मैं बता रहा हूँ। अच्छा। इतना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन, ब्राइट कलर्स, एक एक चीज़ ऑर्गेनाइज, और 2 से 3 मिनट लगे होंगे बस वो चाय वाय उन्होंने जो हमें दी और जिस तरह से उन्होंने बात की। पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैंने उन्हें ये कह दिया कि चाहत साहब, आया तो था मैं आपको जलील करने, पर मैं आपका फ़ैन बन चुका हूँ सर, और आज के बाद जब जब आपका जिक्र होगा मैं यही कहूँगा कि चाहत फ़तेह अली खान इज़ ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। नो डाउट, नो डाउट। और फिर उस चाहत से मैंने उनकी पॉडकास्ट की और उसके बाद मेरी उनकी दोस्ती है अब, और हम अक्सर मिलते हैं। गाने भेजते हैं जो नहीं आ रहे? नहीं, वो मैंने उन्हें मना किया गाने में उनके, मैं गाने वैसे भी नहीं सुनता, तो उनके तो मतलब जो सुनने वाले हैं, मेरा मेंटल पीस इंटैक्ट रहे, मैं वो गाने नहीं सुनता। अलबत्ता उनसे मेरी दोस्ती है, सलाम दुआ होती रहती है, बातचीत होती रहती है। जब वो जेहलम से गुजरे या आए, वो मेरे मेहमान होते हैं, वो मेरे मेहमान बन के रुकते हैं। एक और वाक़या, चाहत फ़तेह अली खान साहब को जेहलम में मैंने बुलाया, उनका कुछ वहाँ पे था इवेंट, तो वो मेरे पास रुकना था उन्होंने। अच्छा। तो चाहत फ़तेह अली खान साहब को मैंने कहा कि अब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा आप जीटी रोड पे जब उतरेंगे तो आपको गाड़ी रिसीव करेगी, मेरे ऑफिस तक ले आएगी। ठीक है। तो लोकेशन एनीवे मैंने उन्हें ड्रॉप कर रखी थी। थोड़ी देर होती है तो मुझे गार्ड साहब कहते हैं सर बाहर वो चाहत खान आया जे। मैंने कहा जी कैसे? हाँ। तो मैंने देखा जनाब चाहत साहब रिक्शे पे आ रहे हैं, पीछे लड़कों की लाइनें लगी हुई। मैं कहा चाचा साहब आपको मैंने कहा था कि मैं आपको सर पिक करूंगा, ये आपने सर ज्यादती की। कोई बात नहीं। दिस इज हाउ स्वीट ही इज। तो ऐसे बंदे के कंटेंट से इख्तलाफ है जी, बिल्कुल भी उसको प्रमोट नहीं करते। मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, इंसान के तौर पे बेस्ट बंदा है। आप उसके पास 1 घंटा बैठे, सारा दिन अच्छा ना गुजरे तो पैसे मुझसे लें। ट्रू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कितने पैसे लिए थे उन्होंने पॉडकास्ट के? छोड़ें ये, वो किसी का नहीं पता है क्या। मैं आज पूछे, मैं आपको बता दूंगी मेरे शो में आने के कितने लिए थे। आप पता है क्या, आप बता देंगी
उसमें ये होगा कि आजकल ना उनका रेट बहुत हाई है, 5 तो हम लाख 5 हाँ लाख जी चले हाँ, ओके। तो हम 5 लाख लिए थे। वो क्यों, हम अगर पुराना रेट बता देंगे ना तो चाचा साहब नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे, ये भी बड़ा मसला है। अच्छा सही हो गया। हो सकता है अभी फोन आ जाए, अस्सलाम वालेकुम, तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा कोई ऐसा पॉडकास्ट जिससे बहुत कुछ सीखा हो आपने, आपका पर्सपेक्टिव बदल गया हो ज़िंदगी को लेके और आपका दिल चाह रहा हो कि ये पॉडकास्ट ख़त्म ना हो, ये चलता रहे, हम बात करते रहें, हम कुछ ना कुछ अल्लाह सीखते अकबर, रहें। व्हाई नॉट। मैं सारी ज़िंदगी वो पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। ये माइक कभी रुके ना, ये कैमरास की मेमोरीज फुल ना हो, जी जी जी। वो हमें वक्त देते रहें, मैं बोलता रहूं, बल्कि मैं सुनता रहूं, वो बोलते रहें। वो है बाबा जी इरफानुल हक। आप अल्लाह ताला आपको मैं समझता हूँ ये मौका दे, ये सादत दे कि आप कभी उन्हें इंटरव्यू करें। जी। उनके साथ इंटरव्यू करके सिर्फ मेरी ज़िंदगी नहीं बदली जी, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली। बदली है। कमाल हो गया जी। उन्होंने मुझे बताया एक छोटी सी बात कि जिस उनकी चंद बातें हैं, बहुत और भी लोगों का क्रेडिट है इसमें, लेकिन उनका ये क्रेडिट ख़ास तौर पे है कि अगर मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू की तो उसमें उनका क्रेडिट है। वो क्रेडिट क्या है, इस साइड मेरे पास 2 बच्चे आते थे, तो उनके वालिद साहब एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे कि ए मुंडे ते ताड़े को आंदे नहीं जी, लेकिन नमाज तो पढ़ते कोई नहीं। तो बाबा जी ने कहा मैं चाहता भी नहीं है नमाज पढ़न, वो वाली जड़ी तुसी पढ़ते हो। तो वो कहने लगे आप कौन सी नमाज इन्हें पढ़ाना चाहते हैं। देन ही सेड कि मैं इन्हें अल्लाह का तारुफ करवा रहा हूँ। जिस दिन इन्हें अल्लाह का तारुफ हो गया, ये ऐसे नमाज पढ़ने जाएंगे जैसे रात को 3 बजे माशूक का फ़ोन आने पर भागता हुआ इंसान पहुंचता है ना, ऐसे मस्जिद में पहुंचेंगे ये। वाह वाह वाह। और उनकी इन बातों ने बड़ा ही चेंज किया जी। बहुत मौके मिले ख़ुद को तब्दील करने के, और मैं आज भी, मेरी खुशनसीबी है कि वो मेरे हमसाए हैं। अच्छा तो हम ज़बरदस्त। उनसे मिलते जुलते रहते हैं, मैं और मेरे मेरी भाई बेगम। भाभी तो उनके पास स्पेशली जाते हैं और मैं, जी मेरी जी, बिल्कुल ख्वाहिश है कि मैं भी उनको इंटरव्यू करूं जिस तरह आप बता रहे हैं, तो लाइफ चेंजिंग लाइफ इंटरव्यू। चेंजिंग इंटरव्यू था, लाइफ चेंजिंग। और उसके बाद अभी रिसेंटली हमारी एक पॉडकास्ट हुई है विद डॉक्टर सुफियान, ओके हाँ जी, मैंने वो भी देखी बिल्कुल। वो भी एक लाइफ चेंजिंग इंटरव्यू था, लाइफ चेंजिंग। कौन सा ऐसा पॉडकास्ट था या इंटरव्यू था जिसमें आपने सोचा हो कि यार ए मैं की कर लिया, मैं क्यों इनवाइट किया है गेस्ट नो, या जो मैं की सिखा है, ऐसा होता है कभी देखें कि होगा, डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा हुई हो कि यार मैं एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा था कि चलो कोई कैलिबर होगा, कोई हम किसी कोई ऐसी चीज़ पर बात करेंगे, कुछ मैं सीखूंगा, कुछ व्यूअर्स सीखेंगे, लेकिन ये इसमें से कुछ सीखा ही नहीं बस ये। और कोई ऐसा इंटरव्यू था जिसमें आप दुआ कर रहे थे कि छेती मुके। नहीं ऐसे ज़रूर इंटरव्यू होते हैं जिसमें आप अपने गेस्ट जो है वो आपको अच्छा, हमारा एक और भी मसला है ना कि हम जब किसी को इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो उस इंटरव्यू के दौरान हमें पता होता है कि अब इसका थंबनेल क्या बनेगा, अब इसके ग्राफिक्स क्या बनेंगे, ऐने 1 मिलियन ते जाना है, ऐ 2 लाख ते जाना है। तो जब वो कोई बोरिंग बात कर रहा हो तो हमें अंदाज़ा होता है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग के कोई भी ऐसा गेस्ट नहीं है कि जिसके कैलिबर से इम्प्रेस ना होकर मैंने उसका इंटरव्यू शॉर्ट कर दिया हो या कुछ। जब कोई मुझे ऐसा बंदा मिले तो हम अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांक लेते हैं, तो पता चलता है नहीं यार इसका कैलिबर तो बहुत अच्छा है। कैलिबर तो बहुत अच्छा है। कोई ऐसा गेस्ट जिसने अनएक्सपेक्टेड बात कर दी हो और आप बिल्कुल चौंक गए हो और हैरान रह गए हो। मुझे तो लगा वो जो परवीन थी, परवीन की हर बात ही ऐसी थी। जब मैंने वो आपके पॉडकास्ट देख रहे थे ना, अक्सर गुजरते भी आँखों, परवीन ने पता नहीं, वो इतना स्ट्राइकिंग इंटरव्यू था परवीन का कि मैं बड़ी इम्प्रेस हुई। परवीन की सिर्फ ऑब्जर्वेशन जब मैंने देखी कि जिस ग्लास में हमें लोग पानी देते हैं वो फिर कहते हैं आप साथ ले जाओ डिस्पोजेबल ग्लास में। लेकिन अब परवीन के उस इंटरव्यू ने मुझे ये तो सिखाया कि घर की मेड को रखना कैसे है। तो वो हमारे साथ हमारे डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाती है, उसी से सीखा ना हमने भी। एथिक्स तो बंदा किसी से ही सीखता है, आप इंसान को तो नहीं पता होता। बट इट वाज नॉट परवीन। ऐसी बात कह दी जिसने मुझे हिलाया, वो कभी पब्लिश ही नहीं हुआ। अच्छा? यानी वो मोमेंट नहीं पब्लिश हो सका जो मोमेंट था। इसने आपको शेक कर जी, दिया। वो मोमेंट ये था, मैं एक मुफ्ती साहब को इंटरव्यू कर रहा था, अच्छा और वो कोई बहुत पाए के मुफ्ती नहीं थे, अच्छा मतलब अननोन फेस हैं, और उनका कोई प्रोजेक्ट था, उसके सिलसिले में हम उन्हें इंटरव्यू कर रहे थे। तो वो कारोबारी किस्म के मुफ्ती थे। ओके। तो मैं उनसे सवाल पूछ बैठा कि ये तो बताएं कि आप कारोबार तो हमें सिखा रहे हैं, हमने तो हमेशा यही सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजारी, कपड़े फटे हुए होते थे, खजूर से रोज़ा रख लेते थे, कई कई दिन फाके करते थे,
तो बिज़नेस में तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। हमारे आका अलैहिस्सलाम की बिज़नेस में तालीमात क्या है। जी उन्होंने एक वाक़या सुनाया जी, जी जब उन्होंने वो वाक़या सुनाया ना, मुझे पता नहीं क्या कैफ़ियत, पहली दफ़ा ही वो मेरे साथ हुआ था ज़िंदगी में। ऐसी कैफ़ियत तारी हुई कि आई स्टार्टेड क्राइंग। और वो क्योंकि अपने ही बच्चे थे कैमरा पे, उन्होंने कैमरा ही बंद कर दिया। और ना मैं चाहता था कि वो चले, और ना मैंने उसको पॉज़ लिया तकरीबन आधे घंटे का। मैंने वो खुल के मैं उसको रोया। मैंने 10 दफ़ा उन्हें कहा मैनू फिर सुनाओ, मैनू ये गल फिर सुनाओ। रियली वो आप हमारे साथ अगर शेयर करना हाँ, चाहें। वो अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ करे, हम कोई इतने परफेक्ट नहीं है। जी 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 बातें भी ये ज़ाहिर है कि मजहबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली दफ़ा तजारत शुरू की ना जी, तो उन्होंने वो पैसे बोरो किए हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। तो उन्होंने जब पैसे दिए ना, क्योंकि स्ट्रेंजर थे ना, तो उन्होंने जब पैसे दिए तो उन्होंने साथ एक बंदा अपॉइंट कर दिया कि आप मॉनिटर करें कि ये पैसे कहाँ यूटिलाइज़ करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है। ठीक है, कोई भी कारोबारी शख्सियत यही करेगी। तो आका अलैहिस्सलाम ने खजूर का बिज़नेस किया। खजूर का बिज़नेस करके उनके पैसे उन्हें रिटर्न किए, और जो मुनाफा दिया ना, तो बीबी जो थी वो बिल्कुल शॉक हो गई, और अपने मुलाजिम से पूछती हैं कौन है ये शख्स, इसने इतने पैसे दे दिए, तो ये क्या करता है। तो उस फिर मुलाजिम के अल्फाज थे जिसने मुझे मैं काम के, वो अल्फाज थे, ये अजीबो गरीब ताजिर है, लोग ऐब छुपा कर बेचते हैं, ये ऐब दिखा कर बेचता है। इस बात ने मुझे ना हिला दिया, और मेरा पूरा वो फिल्म चल गई ना, कैसे हम झूठ बोलते हैं। बाजी ए नैसले दा पानी जे टूटी तो भर के दे देता। बाजी ए सूट ताड़ा गर्मियां पूरियां नहीं फटना, 2 दफ़ा पहन गया। बाजी ए खालस दुध जे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं बस वो थोड़ा सा मूव किया आपको उस वाक़ये जी। में। ओके, ज़बरदस्त। हमारा ऑडियंस इंटरेक्शन का एक सेगमेंट होता है Why जिसमें not? आपसे I would love क्वेश्चंस to. पूछे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई। अच्छा, मेरा नाम रायत साज़ अब्बास है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइक आप एक सिचुएशन में स्टक हुए हुए हैं कि लाइक आपने 3 पर्सनैलिटीज़ हैं आपके पास, आपने उनमें से एक को चूज़ करना है। पहली पर्सनैलिटी ये है कि इमरान खान, सेकंड नवाज शरीफ, थर्ड आसिफ अली ज़रदारी। तो आप किसके साथ पॉडकास्ट करना पसंद करेंगे? पॉडकास्ट किसके साथ करना जी, है? ऑब्वियसली इमरान खान। इमरान खान की कोई ख़ास वजह? देखिए, मैं एक पॉडकास्टर हूँ ना, मैं जी। ये देखूंगा कि किसका ऑडियंस साइज़ बड़ा है। जी, तो सोशल मीडिया पे तो इमरान खान के ऑडियंस साइज़ का कोई मैच ही नहीं है। आई वुड लव टू इंटरव्यू हिम, और बाकी दोनों पर्सनालिटीज़ को भी मुझे बड़े बड़े शौक से मैं इंटरव्यू करूँगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, सिलेक्ट एक ही करनी है, मैंने कर लिया सर। इमरान खान। हाँ जी, पहले नंबर पे उनको करूँगा, बाकी तो आसिफ जरदारी secondary- साहब को, नवाज शरीफ साहब को भी कर लूँगा। मुझे बड़े शौक से करूँगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चलो, थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, हु इज़ नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम आई एम अस्सलाम। फ़ाइका। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसका आप पॉडकास्ट करना चाह रहे हो लेकिन उससे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रही हैं, वो अवेलेबल ना हो। ऐसी कोई पर्सनालिटी नहीं है मेरी बहन जिसको इंटरव्यू करना चाहें और वो कांटेक्ट में ना हो या राब्ता नहीं हो सकता। हम सब सोशल लोग हैं, राब्ते अवेलेबल होते हैं, लेकिन अपनी रीज़न्स की वजह से लोग जो हैं आजकल जो ये ट्रेंड चल चुका है ना, लोगों को स्टूडियो में बुलाकर उनकी तजलील करने का, यानी अपने स्टूडियो को FIA की इन्वेस्टिगेशन बनाने का जो ये रिवाज चल चुका है, बहुत काबिल लोग जो हैं वो किनारा कशी कर चुके हैं पॉडकास्ट देने से। उनमें से एक नाम साहिबजादा मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब, वो मेरे बहुत, मुझे वो पसंद हैं, वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, हम सैकड़ों दफ़ा मिलते हैं, मैं जो है उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, लेकिन वो मुझे इंटरव्यू नहीं देते। वो कहते हैं कि बेटा ये जो सीन है इसमें ये होता है कि फिर बहुत सारे और भी लोग हैं, आप मुझे तो वो जानते हैं कि हम क्या इंटरव्यू करेंगे, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे। कुछ पर्सनालिटीज़ को, और मैं ये सच मानता हूँ, कुछ पर्सनालिटीज़ को कभी भी पॉडकास्ट में नहीं आना चाहिए। ओके, वो कौन सी पर्सनालिटीज़ हैं? इज़्ज़तदार लोग। अच्छा, आप ऐसे- पॉडकास्ट में आए हैं, इतने इज्जतदार हैं क्या? नहीं, तो मैं वो कर रही इज़्ज़तदार हूँ। लोग, वो इज़्ज़तदार लोग। हाँ। मैं पॉडकास्ट में आया हूँ ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप भी एंकर हैं, होस्ट हैं, मैं आपको कहता हूँ मुझे फंसाएं। बैठा हूँ आपके सामने, आप मुझसे करें ऐसा सवाल कि मुझे फंसा के बताएं। मैं तो खुद पॉडकास्टर हूँ, मैं तो निकलूँगा। एक वो शख्स जिसे निकलना नहीं आता,
जो आपके सामने बैठ गया, मासूम है और अपनी एक डोमेन में एक इल्म रखता है, तो ऐसे शख्स को आप फंसा के वो कंटेंट जनरेट नहीं कर सकते आप। वायरलिटी तो शायद कुछ टाइम के लिए मिल जाए, लेकिन वो पॉपुलैरिटी के ज़ुमरे में नहीं आता, मैं समझती हूँ। फिर वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फिर लोग पॉडकास्ट में आने से मना कर देते हैं कि जी वो ऐसा पॉडकास्ट, वो फ़लाँ के हम पॉडकास्ट में गए थे, मेंशन भी करते हैं। चूँकि आप भी पॉडकास्ट करते हैं, आप देखते भी रहते हैं, कौन से 2 पॉडकास्टर्स हैं, मेल एक नाम बताइए, एक फीमेल, जिनको आप समझते हैं कि जिनका स्टाइल अच्छा है, सब ठीक है, कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन थोड़ा सा अंदाज़ बदल लेना चाहिए और तज़हीक नहीं करनी चाहिए जब मेहमान आपके पास आ जाता है। आप बहुत एहतराम से अच्छे तरीके से भी सवाल पूछ सकते हैं ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। अगर कोई एतराज़ है आपको या कोई ऐसा सवाल है। देखें, कुछ चीज़ों पर ना आपको तवक्कल करना पड़ता है। ठीक है ये जो रिस्क है ना, इसके लिए ये जो मैं और आप बैठ गए हैं इतना ही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं कि मैं आपसे सख्त सवाल पूछूं या आप मुझसे पूछें। सवाल पूछें, घर चले जाएं, अल्लाह को मंजूर हुआ चल जाएगी, ना हुआ तो भी क्या, भूखे तो ना आप मर रहे हैं। असल में लोगों को ये लगता है कि हमारे अंदर कोई बात है या एक ऐसी पर्सनालिटी अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, फिर उससे निकल नहीं पाते। निकलेंगे तो पिटाई हो जाएगी। लचक रखें। मेरा मानना ये है 2 किस्म के लोगों के साथ बहुत अच्छी पॉडकास्ट होती है। एक वो जिससे मोहब्बत हो, एक वो जिससे नफ़रत हो या आपको प्रॉब्लम हो कोई किसी किस्म की। ऐसे लोगों से पॉडकास्ट बहुत अच्छी जाती है। जिससे मोहब्बत होगी, आपका अदब का, एहतराम का लेवल ही कुछ और होगा, तो वो मोहब्बत झलकेगी, लोग उसमें मोहब्बत तलाश करेंगे। नफ़रत सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो ज़्यादा चलेगी। सारी दुनिया चाहती है कि एक दूसरे के लोग कपड़े फाड़ें। लेकिन ये जो आपका सवाल है ना कि किसको आप मेंशन करेंगे, देखें हर इंसान अपने लिहाज से बेहतरीन ही कर रहा है। किसी को मेरी सलाह की ज़रूरत नहीं है, तो मैं खुद को ही, मैं आसिफ जवाब दे दिया ना आपने, डिप्लोमेटिक मैं जवाब। डिप्लोमेटिक इसलिए दे रहा हूँ, देखें इसलिए आंसर दे रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ, तस्लीम आपका करता हूँ। ओपिनियन तो होगा ना। जी, मेरा ओपिनियन जो है वो इस पे मेरा ख्याल है कि हमें पब्लिकली बात करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि उस एक शख्स को इतने लोग मैसेज, ओ तुम्हारे बारे में देखो आसिफ जट क्या कह रहा था। आप क्या डरते हैं? नहीं जी, डरते तो फिर आप वो का आप ब्लंट होना चाहिए। आप वो एक शख्स, मेल जो शख्स है वो है आसिफ जट, जिसको अपने सवाल जो है इंसान बन के पूछने चाहिए। क्यों लग रहा है मेरा नाम जी, नहीं लगे? फीमेल आप हैं, आप जरा अच्छे सवाल पूछा करें। अच्छा, किस, चलें इस तरह पूछ लेती हूँ, किस पॉडकास्ट में डिप्लोमेसी वर्क करती है ना, बिल्कुल करती है। अच्छा, हमारा मुल्क भी कितनी डिप्लोमेसी कर रहा है। आई रीफ्रेज माय सवाल, किस पॉडकास्ट से अगर इनविटेशन आता है तो आप कुछ टाइम के लिए सोचेंगे और एक्सक्यूज कर देंगे? नहीं, ऐसी कोई पॉडकास्ट नहीं है जिससे ऐसी कोई नहीं है? नहीं, मैं सबकी पॉडकास्ट में जाने के लिए तैयार हूँ। किस पॉडकास्ट में आप फौरन से जाना चाहेंगे? आपको कोई कॉल आती है प्रोड्यूसर? अच्छा, ये अब आपके मुंह की तारीफ नहीं है। आपकी पॉडकास्ट, मैंने एक लम्हे के लिए भी उस बच्ची से नहीं पूछा कि कब कैसे, मैंने कहा जी आई वुड लव। उसकी रीज़न बल्कि ऑनर कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे और आपका जिक्र खैर हुआ। ज़ैन अली कुरैशी साहब हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे। ओह यस यस यस। तो आपके जिक्र खैर में जो जुमले उन्होंने आपके लिए कहे, वो मैं जो है वो अमानत हैं, क्योंकि अच्छी बात पहुंचानी चाहिए, शर की बात हो तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ज़्यादा ग्रेसफुल लेडी नहीं देखी इस फील्ड के अंदर, और उन्होंने कहा कि वो बहुत ही वंडरफुल खातून है और पॉजिटिव खातून है। तो जैसे ही फिर वो अप्रोच हुआ ना आपकी टीम की तरफ से, तो मैंने फ़ौरन, और हम देखते भी हैं ऑब्वियसली, आपको देखते हैं और बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और ज़ैन अली कुरैशी साहब, मुझे लगता है हमारा उनके साथ बहुत फैमिली वाला एक रिलेशनशिप बन गया है, और मुझे कोई लीगल कोई चीज़ पे डिस्कस करना होता है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो आई थिंक ही इज़ वन पर्सन जो गो टू पर्सन होता है, जिसको आप कभी भी कॉल करते हैं, और इतना अच्छा और इतना वो बरादराना मशवरा मैं कहूँगी वो देते हैं, और इतना लॉयल मशवरा उनके बारे में ये कहता हूँ, वो वकीलों में दरवेश है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, पैसे के चक्कर में नहीं है। अच्छा, अक्सर उन्होंने बड़ा, मेरा एक प्रॉब्लम था सोशल मीडिया से रिलेटेड, फेक अकाउंट्स बन गए, बड़ा मसले में मैं फंस गई और मुझे पता भी नहीं था वो अकाउंट पैसे मांग रहा था। तो मैंने ज़ैन को कांटेक्ट किया, मैंने कहा मुझे अपनी फ़ीस भी बता दो, मेरा मसला हल कर दे। उन्होंने कहा पहले मैं मसला हल करूँगा फिर फ़ीस बताऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, वेल इनफ, गुड इनफ। मैं गई, मेरा मसला हल हो गया। जब फ़ीस की बारी हुई, उन्होंने कहा मैं पैसे आपसे ले ही नहीं सकता। अब सोचें, एक बंदे का काम है, और हम अक्सर सुनते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, लेकिन उन्होंने लिए, और मैंने
मतलब मल्टीपल टाइम्स का, फिर मैं एम्बैरेस हो गई कि भाई ये तो उन्होंने और काम भी अच्छा, कर मैं उनके दिया। बारे में जो मैंने नोटिस किया, ऐसा नहीं है कि वो फीस चार्ज नहीं करते और सेलिब्रिटीज से चार्ज नहीं करते, वो बड़ी अच्छी खासी फीस है उनकी और वो Hefty, चार्ज, हाँ। हाँ जी, चार्ज करते हैं माशाल्लाह, और उनका हक है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन हिज Yes, no फील्ड। doubt. लेकिन जिस इंसान की वो दिल से इज्जत और एहतराम करते हैं ना, एक उस शख्स से फीस नहीं लेते, और एक वो जो गरीब का बच्चा है जो दे नहीं सकता, उससे मुझे वो शायद फीस वो नहीं। गरीब भी समझ रहे हैं और मेरी इज्जत भी कर रहे हैं। मैंने तो अल्लाह जानता आपको इज्जत वाले खाते में डाला था, आप गुर्बत में तशरीफ ले आए। ओके, इट वाज ऑन लाइटर नोट, थोड़ा सा मैंने कहा हंस भी ले, बड़ा सीरियस पॉडकास्ट चल रहा है। अच्छा जी, डू वी हैव मोर क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप जट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जब आप इस फील्ड में आए तो घर वालों की तरफ से कोई नेगेटिविटी सामने आई? मैं कहता हूँ तो पाबंदियाँ लग गई हम पे, ओह। क्योंकि मैं सीधा तो पॉडकास्ट नहीं शुरू किया ना, मैंने बताया मैंने म्यूज़िक शुरू किया था, जी, yes. मेरे पास गिटार था, हारमोनियम था, मैं सीखने जाता था, तो मुझे तो कहते थे ये मरासियों वाला काम करते हो। फिर जितना अरसा है ना, आप भी शौक होगी, मैंने रेडियो पे जितना अरसा काम किया है, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे रेडियो के इंस्टीट्यूशंस हैं जो पैसे नहीं अब पे करते, कर भी नहीं सकते वो, ज़रा बिल्कुल। आपको पता खसारे में चल रही हैं उनकी चीज़ें। तो मैंने तकरीबन 5 साल बगैर पैसों के काम किया। तो अक्सर मेरी अम्मी पूछती थी, काम तो मरासियाँ ले करके आ जाना है, तो पैसे कितने नहीं। तो मैं कहता था वो जो डायलॉग है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मैं कहता माँ जी एक दिन पैसे आएंगे। पैसे आएंगे। तो अल्लाह का करम हुआ, उस फील्ड के सहारे से ही हम यहाँ तक पहुँचे। बहुत क्रिटिसिज्म था, क्योंकि बिल्कुल भी फैमिली का ऐसा एक्सपोजर नहीं था, उन्होंने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की थी पहले, और अब भी बहुत डरते रहते हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। तो वो बस एक ही बात कहते हो, पुत्रा तेनू की लोड़ है। मैं कहना माँ जी मैनू तो कोई लोड़ नहीं है, इन्होंने पूछो इन्होंने की लोड़। कि हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त। तो बस ये चलती रहती ये है। अप्रोच भी बड़ी अच्छी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। अच्छा सर, ख़वातीन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी है कि ख़ातून अपने पैसे कमाए, शौहर अपने कमाए, और शौहर की जो इनसिक्योरिटी है कि भाई मेरी बीवी ना काम कर ले, क्योंकि अगर ये 4 पैसे कमाएगी तो ये तो इसकी तो ज़बान खुल जाएगी, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करेगी, मेरे पे इसकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी और ये फिर आप पे से बाहर हो जाएगी। सरासर गलत कॉन्सेप्ट है ये मर्दों का। खातून की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतनी ही ज़रूरी है जितनी मर्द की है। उसके पास अपने पैसे होना भाई बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्यों मर्द ये क्यों नहीं समझ रहा जो औरत को घर में कैद करना चाह रहा है? चलिए घर में कैद कर नहीं लें। करना चाह रहा, उनको ये लगता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है जो ये चलता है मर्दों में, वो कॉन्सेप्ट ये है कि इसके पास जब पैसे, औरत के पास जब पैसा आ जाता है वो मर्द की कदर नहीं करता। या दिमाग ख़राब हो जाता है औरत का। मेरा एक्सपीरियंस इससे बहुत उल्टा। मैं अपनी ज़ाती बात आपसे शेयर कर सकता हूँ और विद एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वो ये है कि मैंने जितना अपनी बीवी को फाइनेंशियली स्टेबल किया या कोशिश की, किया तो उसने खुद, मैंने तो कोशिश की, मैंने तो अपॉर्चुनिटी दी, उसने खुद पैसे कमाए, खुद अपना किया। आज तक उसमें से 500 रुपए का भी मैं विटनेस नहीं उसने अपनी ज़ात पे लगा लिया। वो लाख रुपया इकट्ठा करे, 10 लाख करे, 5 लाख करे, उसने जो भी करना है, या मेरे बच्चों पे लगा देना है, मुझे कोई गिफ्ट दे देना। उसने क्या करना है? अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लिया, हम उम्रा पे जा रहे थे, फैमिली सारी जा रहे थे और बजट थोड़ा कम पड़ रहा था, क्योंकि वो दिसंबर जनवरी में आपको पता चीज़ें थोड़ी महंगी हो जाती हैं। तो उसने फ़ौरन से 2-2.5 लाख रुपए ला के मुझे दिए और कहा ये लें। तो वो पैसे हमारे पूरे हो गए। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, उसकी इंडिपेंडेंस का मुझे तो बड़ा फ़ायदा भाई। तो आप लोगों को क्या डर है? उसने तो मुझे कभी नहीं कहा कि चलो जी मेरे को अपने पैसे ने तुसी हुन अगला लाओ, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ज़बरदस्त। क्या बहू का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने इन लॉज की खिदमत करे, अपने शौहर के वालिदैन की खिदमत करे? क्या ये उसका फ़र्ज़ है? नहीं, ये उसका फ़र्ज़ नहीं है। तो वो शादी करके आती है, फॉर इंस्टेंस आपकी बीवी आई, क्या ये उसका फ़र्ज़ है कि माँ बाप की? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, तो किसका फ़र्ज़ है फिर? बेटे का फ़र्ज़ है? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, समझना पड़ेगा कि आप किस माशरे में रहते हैं। यही सवाल वेस्ट में करें तो वो कहेंगे आर यू मैड, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, सास ससुर दी खिदमत तो मैं करा। इसी माशरे में इट मेक्स सेंस। वाई? क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम, इस तरह के कल्चर में रहने वाले लोग हैं। माँ बाप जो हैं
और हमारे माँ बाप ने हम पे लुटाया भी बहुत कुछ होता है। गोरा अपने बच्चों को 18 साल का होता है तो कहता है चलो भाई निकलो, खुद हम लोग तो जायदादें दे रहे हैं ना, तो उन माँ बाप का हक भी बनता है कि हम उनकी, हमसे मुराद मैं, मेरी बीवी नहीं। लेकिन इसमें क्योंकि हम रहते हैं एक घर के अंदर, एक कम्युनिटी में जब रहते हैं, तो बीवियां जो हैं वो मजबूर हो जाती हैं उनके साथ अच्छा सलूक रखने पे। या मैं ये समझता हूँ, मैंने बल्कि ये 2-3 दिन पहले अपनी वालदा से भी ये बात की है, मैं आपके सामने भी शेयर करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सीधे मुंह आपको रोटी नहीं भी देती ना, अगर ये आपको डिंगे मुंह से ही रोटी देती है, तो फिर भी मैं इसका शुक्रगुजार हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में तो मेरी माँ को रोटी देती हूँ। अगर वो ना दे तो मैं डांट नहीं सकता जी, ये उसकी ड्यूटी थोड़ी थी, उसका काम तो मुझसे शादी करना था, मेरी पूरी फैमिली को उनकी पैम्परिंग करना तो उसका काम नहीं था। तो ये समझना पड़ेगा कि इस काम पे औरत को एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, शाबाशी की ज़रूरत है, उसे हमने हल्लाशेरी देनी है कि शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया। और फिर मैं सिर्फ ऐसे नहीं करता, मेरे घर में जब मेहमान आए और मेरी बेगम खाना बनाए तो इट इज़ मस्ट कि मैं उसे इनाम के तौर पे, एप्रिसिएशन के तौर पे कुछ पैसे देता हूँ कि वाह आज तो मज़ा आ गया बेगम। भाई मैंने तो 2 मिनट में बैठ के खाया, जो 10 खाने बन रहे हैं उसके पीछे जो गर्मी है, उसने जो बच्चों के साथ उसको मैनेज किया, आप पागल हैं, आप उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे और सोच रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी थी। ये अप्रिसिएशन के साथ साथ औरत और मोटिवेट होती है और वो कहती है कि अगर मेरा शोहर मेरे साथ इतना अच्छा है तो क्या फ़र्क पड़ता है मैं इसके माँ बाप को वक्त पे रोटी दूँ। और मेरे घर में मेरे वालिद साहब सुबह 6 बजे नाश्ता करते हैं, दोपहर 12:01 पर नहीं, दोपहर 12 बजे खाना खाते हैं, मगरिब की अजान के साथ खाना खाते हैं। और मेरी बेगम को अगर मैं ये कहूँ कि आओ आज डिनर करने चलें, तो वो पता है क्या कहती है, वेट करें, पहले मैं अब्बू को खाना दे लूँ। वाह वाह वाह, जबरदस्त। और उसको कभी हमने ज़बरदस्ती नहीं, और बल्कि कभी मैं कहता हूँ, मैं कहती हूँ आपकी वाइफ को भी बड़ा क्रेडिट जाते हैं, ऑब्वियसली उसी का तो क्रेडिट है इसमें, लेकिन उसमें आपका भी क्रेडिट है। वो जो मर्द ये सोच के बीवी लाता है कि मैं अपनी शादी सिर्फ इसलिए करूँगा कि मैंने अपनी बेगम से अपने वालिदैन की खिदमत करवानी है। मुझे लगता है जो अच्छी बेटियां बहुएं होती हैं वो उनको पता होता है कि हमें घर में जा रहे हैं। बिल्कुल, आपका मकसद तो यही है कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखे। तो वो शायर ने पंजाबी में कहा ना कि 4 ही तरीक़े नाल बंदा करे काम सदा, शौक नाल, प्यार नाल, लालची या डंडे नाल। जित दे निशान सदा लाई जांदे झंडे नाल। 4 ही तरीक़े नाल बंदा करे काम सदा, शौक नाल, प्यार नाल, लालची या डंडे नाल। तो ना डंडा मारे ना लालच दें, शौक और प्यार से करे तो क्या चाहिए, क्या चाहिए। बेहतरीन। ख़वातीन आजकल शादी करने से क्यों कतराती हैं, क्यों कहती हैं मैंने शादी करनी नहीं? ये बड़ा डेंजरस टॉपिक है। बहुत सारी बच्चियां मैं आजकल देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे इंडोज़ कर रही हैं अपनी ये फ़िलॉसफ़ी के शादी नहीं करनी चाहिए, सिंगल लाइफ गुजारनी चाहिए। सिंगल लाइफ में आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, आप खुद कमाएंगे, फ्रीडम है, आप अपना घर खुद बनाएंगे, अपने घर के मालिक खुद होंगे, अपनी मर्ज़ी से उठेंगे, आप किसी का बच्चा पैदा नहीं करेंगे। वो तकलीफ़ लें ही क्यों बच्चा पैदा करने की। और अगर फ़र्ज़ करें हमने वो तकलीफ़ ले ली किसी का बच्चा पैदा करने की, तो वो शख्स जब हम बच्चा पैदा कर रहे होंगे, अगर वो बाहर मुँह मार रहा था तो फिर हम कहाँ जाएंगे। और अगर उसका बच्चा पैदा करने के 5 साल बाद उसने हमें छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे। तो हम शादी करते ही नहीं। ये तो मारते हैं, इनकी तो ग़ुलामी करनी पड़ती है। देखें, नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइफ तो ये है कि 2 लोग शादी करें। अब इस इतने खूबसूरत रिश्ते को हमने क्या पेश किया। मैंने अपनी बीवी को मारा, मेरे पूरे मोहल्ले ने देखा। मैंने अपने किचन के अंदर मेरी माँ ने, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, कि आग जलाई, बहू जला दी। ये मेरे और आपके घरों में है ना, ये हम सब एक जैसे लोग हैं। हमने उनको घरों से निकाला, हमने उन्हें पीटा, हमने उसके जिन अयाम में वो प्रेग्नेंट थी, जिसमें उन्हें सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, उन अयाम में उनसे घरों के कपड़े धुलवाए, उसे कहा चल रोटियां बना। हमने उसकी केयर नहीं की। जब उसने बच्चे को पैदा किया, जब उसे सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी, पैम्परिंग की ज़रूरत थी, प्रिंसेस ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी और उसके साथ अच्छी खुराक की ज़रूरत थी, हमने उससे ये पूछा मेरी रोटी नहीं बनाई है जब। हमने तरस नहीं खाया, उसे गधा समझा। ये जब चीज़ें आजकल की पढ़ी लिखी बच्चियों के सामने गई तो उन्होंने कहा हमें शादी की ज़रूरत क्या है, हम तो शादी नहीं करेंगे, तो ऐसे ही ठीक है। अब मैं तो ये फ़िक्र रखता हूँ कि आने वाले वक्त में ऐसी बच्चियाँ आ जाएंगी जो कहेंगी कि हमें लड़के चाहिए ही नहीं, हमने शादी करनी ही नहीं। तो काल ना पड़ जाए मार्केट के अंदर ये शादियों का। तो अब
ज़रूरत है असल में इन रिश्तों को बहाल करने की, गुड एग्जाम्पल्स सेट करने की, कि हम माशरे में बताएं कि अच्छे मियाँ बीवी क्या होते हैं, ताकि इन बच्चियों के दिल मोल्ड हो सके, इनको पता चले कि इनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो सके कि हमने शादी करनी है। सुख क्या है एक शोहर का? शोहर कहते किसे हैं? शोहर जबर करने वाले शख्स को नहीं कहते, शोहर पाबंदियां लगाने वाले शख्स को नहीं कहते, वाह वाह। शोहर दबाने वाले शख्स को, अपने काम करवाने वाले शख्स को नहीं कहते, शोहर दोस्त को कहते हैं। शोहर के अंदर जो खूबियां हैं वो बाप की भी मिलेंगी, वो माँ की भी मिलेंगी, वो बहन की भी मिलेंगी, वो दोस्त भी होगा, वो आपका हमराज भी होगा, वो आपका साथी भी होगा, आपका लिबास भी होगा। उसके साथ ज़िंदगी क्या ही खूबसूरत बात है कि आपका शोहर दुनिया की हसीन तरीन जगह पर गया है और उसे पता है कि आज के बाद मेरी औकात नहीं है कि मैं यहाँ पे आ सकूँ, और उधर खड़े होकर उस मोमेंट को एंजॉय करने से पहले वो ये सोच रहा है काश मेरी बीवी यहाँ मेरे साथ होती। वाह वाह। और ऐसे मर्द हैं, एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। मैं दुनिया की किसी अच्छी जगह पे चला जाऊँ, मेरा ये दिल करता है कि काश यार मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ पे आता, मैं उसे ये एक्सपीरियंस करवा सकूँ। तो जब आप इस तरह की एग्जाम्पल सेट करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली माशरे के अंदर ये सवाल, अब आपने को एग्जिस्ट करना है बेसिकली, ये सवाल भी रहेगा, और आप लोग शादी करने वाले जो स्ट्रेट लोग जिन्हें आप कह लें सीधे सीधे लोग, वो भी रहेंगे, लेकिन ये को एग्जिस्ट करेगा। अब ये सोच ख़त्म कभी नहीं होगी, क्योंकि जो जुल्म हो चुका है उस वो जो लोगों ने विटनेस कर लिया, अब कोई भूल नहीं सकता। भूल नहीं सकता, लेकिन हमें अच्छी एग्जाम्पल्स सेट करनी होगी इस माशरे में। अच्छा, मियाँ और बीवी का रिश्ता बेहतरीन कैसे हो सकता है, कैसे ज़िंदगी अच्छे से गुजर सकती है सुकून, प्यार, मोहब्बत से? जो आपने बताई इतनी खूबियाँ एक अच्छे शौहर की कम देखने में मिलती है माशरे में, और बड़े खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनको अच्छा पार्टनर मिल जाता है। असल में लोग बहुत हैं, हम अच्छे रिलेशंस को छुपा कर रखते हैं, नज़र ना लग जाए, ये भी है, बिल्कुल, लोग नहीं बिल्कुल। बताते। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, टॉकिंग अबाउट माई फैमिली, मैं खुद डरता हूँ, मैं कहता हूँ यार, लेकिन क्योंकि हमारे पे एक जिम्मेदारी है कि हमने लोगों को पैगाम देना, मैं बात करता हूँ, इतनी सी करता हूँ, सब कुछ नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल्स हैं, लोग हैं। अच्छे मियाँ बीवी की एग्जाम्पल आपको बहुत ही आसान सी बात है कि वो लोग, आप सुकून अगर एक दूसरे के अंदर तलाश करते हैं कि मेरा कोई सुकून है, तो आप थोड़ा सा पढ़ लिख लें, इस बात को समझ लें, आप एक फ़िज़िकल बीइंग हैं, उसके साथ ही साथ आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। आपकी जो फिजिकल बीइंग है ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। आप दिन ब दिन एज करते हैं, या आप जवानी में जा रहे हैं या बुढ़ापे में जा रहे हैं, रोज, और आपके इर्द गिर्द जो दुनिया है वो भी बदलती रहती है। तो आपके इस फिजिकल बीइंग को कोई सुकून नहीं मिल सकता, आप तो हैं ही हर वक्त सफ़र में। ये जो आपका स्पिरिचुअल बीइंग है, इसको जब आप थोड़ा सा नॉक करते हैं, इससे पूछते हैं कि हाँ मुझे सुकून चाहिए, वो आपको सुकून दे सकता है। हमारी ज़िंदगियों में पूछे मियाँ बीवी, 1000 कपल खड़ा करें, पूछें इनमें से आप सब नमाजी हैं, आप सब लोग कोई आप दीन की तरफ आप रागिब हैं, या वैसे ही कोई अच्छे काम करते हैं, तो नहीं, वो तो बस हम बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हम सब लोग इतनी मादियत के अंदर घुसे हुए लोग हैं, इसके अंदर सुकून तो आ नहीं सकता अनटिल अनलेस कि आप अपने स्पिरिचुअल बीइंग को एक्सप्लोर करें। जब आप वो कर लेंगे तो आपको सुकून शायद मिल जाए। ये जो रिश्ता है ना जी, ये याद रखें कि बहुत ही मुश्किल निभने वाला रिश्ता है। 2 इंसान, एक घर, सारी ज़िंदगी, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आप कुछ चीज़ें तय कर लेंगे तो ये सफ़र बहुत हसीन हो जाएगा। वो क्या तय करना है? इख्तिलाफ़ राय होगी। वो बीमार मियाँ बीवी हैं जो लड़ते नहीं, वो बिल्कुल अनहेल्दी हैं जो लड़ते नहीं। लड़ाई तो होगी, लेकिन ये तय कर लें कि हाँ, जब भी लड़ाई होगी, जो पहले मनाने आया हम मान जाएंगे। ये तो मेरे घर का कानून है। हम कहते हैं भाई जो मनाने आया मानना पड़ेगा, वरना सजा है। दूसरा, मर्द को ये चाहिए कि अपनी औरत से वादा करे अपने होशो हवास में कि इस घर से कोई माई का लाल तुम्हें नहीं निकाल सकता। मैं सारी ज़िंदगी तुमसे वादा करता हूँ, ना तलाक दूंगा, ना तुम्हें इस घर से निकालूंगा। इख्तिलाफ राय हुई है, चलो जी मैं ऑफिस जाके सो जाता हूँ, तुम्हें मैं ये नहीं कहूँगा कि निकलो इस घर से। ये जो ताना है ना औरत को, निकलो इस घर से, ये उसको खा जाता है ना। वो आपके घर की वापस जाए तो वो घर पहले बाप का था, भाइयों का हो चुका है, भाभीयों का, तो वो उसका घर क्या है? कब्र है। उसका घर शोहर का घर है। उसे ये ऑनरशिप दो कि ये घर तुम्हारा है
और मैं कभी भी तुम्हें यहाँ से नहीं नहीं निकालूंगा। निकालूंगा। और फिर एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें, एक दूसरे को एजुकेट करें, एक दूसरे को समझाएं और डिबेट करें इश्यूज़ पे। और फिर जब आपको ये लगे कि मैं गलत हूँ और वो ठीक कह रहा है तो मान जाए, मान जाए, ईगो का मसला ना ना बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल करता है मैं नए कपड़े पहनूं, मैं नए जूते पहनूं, तकब्बुर तो नहीं होगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बात की। कहा अल्लाह खुद भी खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। ये तो तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर ये है कि जब आपके सामने किसी बात की हकीकत आ जाए फिर भी आप उस बात को ना माने, डटे रहें, तो ये तकब्बुर है। वाह वाह वाह, बेहतरीन। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है यस एंड नो, ठीक है? The ये real रैपिड फायर, difficult one. नॉट द डिफिकल्ट वन, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी क्विक। आपने बस जल्दी जल्दी जवाब देने हैं, ठीक है जी? क्या यूट्यूबर्स की कमाई पर हुकूमत को भारी टैक्स लगाना चाहिए, यस और नो? कभी भी नहीं। क्या पाकिस्तान के टीवी ड्रामा माशरे में तलाक़ें और लड़ाइयाँ बढ़ा रहे हैं, यस एंड नो? आई डोंट थिंक सो। यस और नो? नो। क्या देसी वालिदैन अपनी मर्जी थोप कर बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं? यस। क्या आज भी अगर घर में एक लड़की कह दे कि मैंने अपनी मर्जी की शादी करनी है तो उसके किरदार पर उंगलियां उठाई जाती हैं? यस, 100%। क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम ही तलाक की सबसे बड़ी वजह है? सबसे बड़ी वजह नहीं, लेकिन एक वजह है। क्या आपको कभी अपने पॉडकास्ट या मेहमान बुलाने पर पछतावा हुआ है? नो। ड्रीम गेस्ट, शॉर्ट रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी बताने। आई एम सॉरी, मैंने कभी सोचा ही नहीं। नहीं सोचा? नो वन। सबसे डिफिकल्ट गेस्ट? डॉक्टर उमर आदिल। ओह, टी या कॉफी? टी। मॉर्निंग और नाइट? मॉर्निंग। लॉन्ग पॉडकास्ट या शॉर्ट क्लिप्स? लॉन्ग पॉडकास्ट। फेवरेट पॉडकास्टर? हाफिज अहमद। हाफिज अहमद, ओके। अगर आप पॉडकास्टर ना होते तो क्या होते? मैं चिप्स विप्स बेच लेता जी, कुछ फ्रूट की रेडी लगा सही में लेता। बता रहे हैं। ऑनेस्टली क्या करते? कुछ भी करता शौक क्या है? गुलकारी? नहीं नहीं, वो तो अब खत्म हो गया जी। खत्म हो गया, सीजनल शौक था। वो सीजनल था। ओके, फिर भी क्या कर रहे होते? मतलब मैं कुछ भी कर रहा होता तो मैं उसे बहुत अच्छा करता। बिजनेस कर रहे होते ना, रेडियो? हाँ, बिजनेस का भी मुझे शौक है, लेकिन बिजनेस खाली जेब से थोड़ी होता है। अच्छा, ओके। सिर्फ पैसे होते तो होता। अभी तो इतने माशाल्लाह, क्या बोलूं, पैसों पे भी मैंने आज पहला यूट्यूबर वो हमारे कंटेंट क्रिएटर जिनसे नहीं पूछा कितने पैसे कमाते हैं, हालांकि मेरा फेवरेट क्योंकि सवाल आपको है। पहले ही पता चल गया ना, बेचारा भूखा है। नहीं, मुझे पता है बहुत कमाते हैं, अभी मैं आऊंगी इस तरफ, मैं भूली नहीं हूँ। एक एडवाइस जो हर नए पॉडकास्टर को आप देना चाहेंगे? किसी को देखकर पॉडकास्ट में मत आएं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप क्वेश्चनिंग के ज़रिए कोई तब्दीली लेकर आना चाहते हैं तो आएँ, अदरवाइज़ मुझे देखकर बिल्कुल ना आएँ। हम खुद बड़े बेरोज़गार हैं जी। यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हैं? यूट्यूब से मैं बिल्कुल कम पैसे कमाता हूँ, कभी तो पे आउट भी नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि वो हमारा प्राइमरी मीडियम नहीं है, तो वहाँ से इतने पैसे नहीं कमाते। फेवरेट कंटेंट क्रिएटर? ओह, मेल एंड फीमेल, दो नाम अच्छा देने अच्छा, इसमें देखें मुझे जो है ना डॉक्टर अफान साहब बहुत पसंद है। ठीक है, अफान कैसे सर? हाँ हाँ, मैं Okay. उन वो दोस्त भी हैं, उनके कंटेंट हमारा सिमिलर है। अदर देन दैट कोई ऐसे स्पेसिफिक अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो लोग जो हंसाते हैं, ऐसे फनी कंटेंट करते हैं, उनको मैं चाहत ज़्यादा साहब भी फिर तो आपके फेवरेट होंगे? नहीं, उस तरह वाला हंसाना नहीं, कुछ जोक्स ऐसे कुछ सेंसिबल हों तो वो फिर मैं उनको अच्छा, ज़रूर ठीक है। देखता हूँ। अच्छा, ओके। फीमेल में? फीमेल में कंटेंट क्रिएटर नहीं, ऐसा मैंने ऐसा कभी कोई नहीं, देखा। कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर या टिकटॉकर जिसके कंटेंट पे आपको एतराज़ है या आप समझते हैं वो बेहतर हो सकता है, पोटेंशियल है लेकिन कंटेंट बेहतर हो सकता है? ऐसा कंटेंट क्रिएटर जिसका बेहतर हो सकता है कंटेंट, सारे ही हैं। ये जो इस वक्त आप कह लें बड़े बड़े नाम हैं, रजब है, नानी वाला हैं, इस तरह के जो जितने भी लोग हैं, इन सब का कंटेंट बेहतर तो हो सकता है ना जी। मिस्टर पतलू है, बहुत अच्छे लोग हैं इनमें। अच्छा, पता है क्या, पोटेंशियल बहुत है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड देयर ऑडियंस ना, दे डोंट जस्ट अंडरस्टैंड देयर ओन सेल्व्स। तो वो ज़रा बिल्कुल ठीक है। और ख़वातीन की अगर बात करें, ख़वातीन में कंटेंट जिसका बेहतर हो सकता है, आप प्लीज़ ठीक करें। अच्छा, मुझे समझ ही नहीं आई, मैंने कहा पता नहीं किसका नाम लेने लगे हैं, और मैं अभी बड़ा वो बैठी थी कि अभी पता नहीं कौन सा नाम आएगा। मैंने कहा जी, हंसी मैं रही ज़रूर- काफ़ी देर से। सर मैं ज़रूर इस पर गौर करूंगी। ठीक है, ओके जी। कोई ऐसी ड्रीम डेस्टिनेशन जहां आप जाना चाहते हैं अपनी वाइफ के साथ? वो एक ही डेस्टिनेशन है और हम जाते हैं वहाँ पे। मैं पिछले 4 साल से जा रहा हूँ। अच्छा।
और एक साल दोस्तों के साथ जाता हूँ, एक साल वाइफ के कहाँ? साथ मदीना। अच्छा मदीना, माशाल्लाह बस वो हमारी ड्रीम डेस्टिनेशन है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला, मैं तो चाहती हूँ आप फिर से जाएं। अच्छा, कोई जब पैसे सेविंग्स करते हैं तो कोई ऐसी विश लिस्ट जो सबसे पहले आप चीज़ खरीदना चाहते हैं विश लिस्ट में, वो क्या है? घर, गाड़ी या अभी तो फिलहाल जी गाड़ी अपडेट करना चाहता हूँ। ओके 2021 मॉडल की चला के ना, अभी यकीन माने 2 चीज़ों ने मेरी कमर तोड़ी है। ओके। आज एक मेरी गाड़ी ने, दूसरा आपकी चेयर ने। ओए ओए और अच्छा, कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं? मैं क्योंकि अब पेट्रोल गाड़ी चला रहा हूँ तो जी। फ्यूल प्राइसेस बहुत हाई हो रही हैं, तो आई एम लुकिंग फॉर कोई हाइब्रिड जिसके अंदर पेट्रोल थोड़ा हमें वो ज़्यादा मिले, फ्यूल एवरेज वगैरह, ओके। ऐसी कोई गाड़ी। किसकी सैलरी जानने की ख्वाहिश रखते हैं कि यार किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं? नो वन एट ऑल। कोई ऐसा सवाल जो कि पॉडकास्ट में बैन हो जाना चाहिए कि आप कितने पैसे कमाते हैं? नहीं, ये हाँ, कोई हर ऐसा वो- सवाल जो पॉडकास्ट में बैन होना चाहिए? हर वो सवाल जिससे गेस्ट की तज़ीक होती है, मैं समझता हूँ वो बैन ही होना चाहिए। ओके, बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? मुदस्सर मुनीर भट्ट साहब। ओके, फेवरेट क्यूजीन, कॉन्टिनेंटल, फेवरेट कलर, ब्लैक। फेवरेट बर्थडे गिफ्ट सो फार? बर्थडे गिफ्ट्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे मेरी बीवी ही देती है। मैंने आपको बताया ना, अपने सारे पैसे मुझ पे। जी। तो मैं क्योंकि मैं पहले फुटबॉल खेलता था, उस वजह से मेरी नीज़ दोनों जो है वो उनमें लिगामेंट का इशू आया था, तो मेरे घुटने जो हैं वो वॉक में और एक्सरसाइज में दर्द करते हैं अक्सर। तो मैं 2-3 दफ़ा उसके साथ गया, ब्रांड का नाम नहीं लेते हम, ऐसे क्यों उनकी मशहूरी करें, तो वो बड़ा महंगा है। स्केचर्स तो नहीं गए? वही था। हाँ, ओके। तो वो कोई 40-50 हज़ार रुपए के जूते थे, वो मुझे पसंद थे, लेकिन मैं कहता हूँ यार जूते ही तो हैं, क्या करना 40-50 हज़ार, तो मैं हर नहीं, दफ़ा वो वाली वापस आ बात, जाते अच्छा, थे। हाँ। तो एक दिन मेरी बर्थडे पे उसने मुझे वो सरप्राइज में ये लेंगे आप। अच्छा, अगर एक एडवाइस आप पूरे पाकिस्तान को देना चाहें और वो बिल बोर्ड्स पर जगह जगह लग जाए, तो एडवाइस क्या होगी? बर्दाश्त पैदा करें और को एग्जिस्ट करना सीखें दूसरों के अकायद नज़रियात के साथ। बेहतरीन, बेहतरीन। गाना आपने सुनाना है जी, जाते जाते? गाना नहीं, मैं आपको कोई कलाम कलाम सुना सुना देता हूँ। दें, एनीथिंग। अ, चलें जी, उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना Thanks so चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट, आपके इंटरव्यूज़, आपके डिस्कशंस हम देखते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आज आपको इंटरव्यू करके भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू जी। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई हू नफियस बात दा पानी मिले आते हर रगे हर जाई हू अंदर बूटी मुश्क मचाया आते जान फुलां पर आई